पी वैद्यनाथन अय्यर, नेशनल अफेयर्स एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, संजय झा, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, राकेश सिन्हा, पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक और सरकार के कामकाज का विश्लेषण भी वह बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी लोगों का स्वागत है। राकेश सिन्हा, मैं आपसे शुरू करूँ। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक्सपोज करना होगा विपक्ष को, तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मूल मुद्दा डिमोनेटाइजेशन का था, लेकिन वो मुद्दा वहाँ से हटकर नरेंद्र मोदी हो गए। विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी एक मूल मुद्दा है। जब भी कोई घटना देश में घटती है, छोटी या बड़ी, विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री आए, बयान दें, प्रधानमंत्री संसद में आए। अर्थात संसद की जो कार्रवाई है वो ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और विपक्ष को जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे वित्त मंत्री हों, गृह मंत्री हों, उनके बयानों का एक महत्व होता है, और प्रधानमंत्री एक क्रूशियल बयान देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि नीतिगत बात होती है तो प्रधानमंत्री को विलंब आना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसमें ऐसी कोई नीतिगत डिमोनेटाइजेशन के बाद नीतिगत बात नहीं हुई। विपक्ष का कहना क्या है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, परेशानी हो रही है, लेकिन क्या जन विद्रोह हो रहा है? क्या टेलीविजन कैमरा जहां जहां गया और आम लोगों ने जो अनुभव किया, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, उसमें एक मिश्रित अनुभव हुआ है। मिश्रित अनुभव में क्या है कि लोगों को परेशानी है, हम भी क्यों देखते हैं, हम भी परेशान होते हैं उनका क्यों देखकर। लेकिन आप मान रहे कि लोगों को परेशानी हो रही है? बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर जब मैं 3 घंटे खुद पैसे के लिए खड़ा हूं, तो उस वक्त मैं परेशान। देखिए, दोनों बातें हैं, परेशान होना और विरोध करने में अंतर है। खासियत यह है कि लोग इसको आर्थिक सत्याग्रह के रूप में देख रहे हैं। इस देश में राजनीतिक सत्याग्रह तो बहुत हुआ, आर्थिक सत्याग्रह नहीं हुआ। पहली बार लोगों को लग रहा है कि हम ब्लैक मनी का जो एक उपनिवेशवाद इस देश में चल रहा था, उस उपनिवेशवाद के खिलाफ सरकार ने कदम उठाया। तो हम अपनी परेशानियों के बावजूद भी, एक मजदूर से आप बात कीजिए, एक ऑटो वाले से बात कीजिए, एक छात्र से बात कीजिए, इस परेशानी के बावजूद भी सरकार की नीति का विरोध नहीं करें। अब रही संसद की बात, मैं यहां 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के महासचिव ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, अपने शासक से कहा कि आप जाइए, जनता से संवाद बनाइए, संसद अपनी उपयोगिता खो गई है। कारण क्या था? इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी वहां है, उसके 30 लोगों ने स्पीकर के साथ वह काम किया, संसद के साथ वह काम किया, संसद चल ही नहीं पा रहा है। बार बार मार्शल उन्हें बाहर ले जाता है, वो वायलेंस की स्थिति आती है। जिम्बाब्वे में अक्टूबर में ही घटना घटी। अफ्रीका, तो क्या भारत का संसद, जिसको कहा जाता था कि पूरे एशिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह है, उस संसद की गरिमा अब जिम्बाब्वे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता के बयान के आधार पर मूल्यांकन होगा, या अफ्रीका के संसद के आधार पर होगा? आप संसद में बहस चाहते हैं, आप डिमोनेटाइजेशन पर क्लियरली बोलिए, लोगों की परेशानियों को बताइए, लेकिन आपका शर्त है कि वोटिंग कराओ। तो सरकार को गिराना, सरकार को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लाना यदि विपक्ष मानता है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये विध्वंसात्मक है, और इसमें जनता से संवाद बनाना चाहिए। विपक्ष का मोटिव क्या है? संजय झा, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि परेशान होना और विरोध करने में फर्क होता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग संसद चलने देते तो आज जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया है कि एक्सपोज किया जाए विपक्ष को, ये तो रणनीति, इस पूरे हंगामे की जो रणनीति है वो आप लोगों के खिलाफ ही अब इस्तेमाल हो रही है? सिक्ता जी, क्योंकि सब विपक्ष की पार्टीज का सोच एक है, तो आप यही समझ लीजिए कि कितना ये गंभीर मसला है। यहाँ पर किसी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग सब यहाँ भारत के लोगों के हित पर हम लोग खड़े हैं। देखिए, सच्चाई क्या है कि अभी यदि भारत के आर्थिक व्यवस्था को यदि आप गौर से देखें, आंकड़े को देखें, तो हम अभी एक संकट काल या आपातकाल एक आर्थिक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में संसद सबसे पवित्र और पुण्य जगह होता है, वही लोकतंत्र का एक खूबी है। मोदी जी को पास इतना वक्त है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रॉक कॉन्सर्ट जो मुंबई में हो, उसके लिए वो वक्त निकालते हैं, वहां टिप्पणी भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। परंतु यहां पर देश में 90 लोगों से ज्यादा मासूम लोगों की मृत्यु हुई है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक शब्द सहानुभूति का, दर्द का कुछ भी नहीं हमने सुना है। संसद का मामला तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सरल है। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी पार्टी थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को संसद में रहना चाहिए। इस बार मैं समझता हूं कि हालात अलग हैं।
मोदी जी खुद 8 तारीख को आए थे टीवी पर और बड़े अपने अंदाज में, जिस तरीके से वो अभिनेता के अंदाज में उन्होंने कहा कि काला धन अब खत्म हो जाएगा। जी जी। जब एक शख्स ये सरकार चला रहा है तो संसद में उसी शख्स को जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही है कि वो आके भारत के लोगों से बात करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या जेडीयू हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी संजय जी। आप कह रहे हैं कि सभी जो विपक्षी दल है या विपक्षी नेता है उनके सुर एक है इस मुद्दे पर, लेकिन जो घोर विरोधी रहे हैं नरेंद्र मोदी के, नीतीश कुमार, वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शेर की सवारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर से इस बात पर आपको मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं। मैं जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जेडीयू के लोगों ने कहा है कि वो छानबीन कर रहे हैं कि बिहार में कैसे अमित शाह और ढेर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीन खरीदा। नोटबंदी के पहले करोड़ों रुपए की खर्च की गई है। देखिए, एक बहुत गहरे मसले हैं। महेश शाह का गुजरात में संजय झा, मेरा सवाल ये था कि अगर लोगों की परेशानी को सामने रखना था, सदन पर रखना था, तो विपक्षी दलों को, विपक्ष को सदन चलने देना होगा। लोगों की बात सदन तक पहुंचेगी कैसे अगर आप लोग हंगामा करते रहेंगे? देखिए, मैं संजय झा जी का एक तर्क का मैं जवाब देता हूं। राकेश जी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक श्री एल.के. अडवाणी जी, जो खुद एक समय उन्होंने भी संसद रोका था, उनको भी याद होना चाहिए, जब उन्होंने खुद कहा है कि ये मोदी जी के सरकार, चाहे वो अनंत कुमार हो या सुमित्रा महाजन जी हो, जे इनको संसद चलाना नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा आरोप लग रहा है मोदी जी के सरकार पर। ये नहीं चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि विपक्षी दल हम लोग चाहते हैं कि हर एक मुद्दा, किसको जानकारी थी, किसको फायदा मिला, क्या इसमें तैयारी थी या नहीं, आम आदमी का आज जो परेशानी हालत है, जो तबाही मची हुई है देश में, इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? और हम समझते हैं कि मोदी जी को खुद, यदि प्रजातंत्र में विश्वास होता तो वो क्यों इंतजार कर रहे हैं इसके लिए? वो खुद आए, वो खुद चुनौती के साथ कहे कि मैं 56 इंच की छाती हूं, मैं सबका जवाब दूंगा। आपका जवाब, और मैं फिर अखिलेश और वैद्यनाथ के पास जी, दो ही जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि एक शख्स सरकार चला रहा, तो एक शख्स तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, तो उनको संसद में उनको जवाब देना चाहिए था, मनमोहन सिंह की जगह, जब यूपीए था। खैर, ये शख्स की बात मत कीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष में एक यूनिटी नहीं है। नीतीश कुमार साफ तौर पर सरकार की नीति के साथ हैं, बाकी जो राजनीतिक झगड़े वो चलते रहेंगे। जो बात यहाँ मूल बात है कि जनता की परेशानी का इंडेक्स क्या है, इनका कहां पर प्रदर्शन हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी एक शहर में 100 लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया है। एक शहर का नाम बता दें। आज सुन लीजिए संजय झा जी सुन लीजिए, आज इतने सिर्फ 11 लाख करोड़ जिसको आरबीआई नहीं जानती थी। अरे संजय जी, आप सुन तो लीजिए। संजय जी क्यों आप कह रहे हैं कि परेशानी, मैं इतना कह रहा हूं, 11 लाख करोड़ जिसको आरबीआई नहीं जानती थी कि पैसा कहां है, वह पैसा आरबीआई के पास आ गया है। आज बैंक के पास इतना पैसा है कि सोशल वेलफेयर से लेकर हाउसिंग ईएमआई तक एक फ्लेक्सिबल नीति अपना सकती है। आप दिक्कत क्या है, जिन लोग दिक्कत क्या है कि विपक्ष जो काले धन के जमीन पर खरीद थी, वो खिंच गया, उनका काला धन नष्ट हो गया है, इसलिए परेशान है, उत्तेजित। चलिए वैद्यनाथन अय्यर, हम इस पूरे डिबेट को थोड़ा पीसफुली आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, क्या दोनों को ये समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर आगे चलकर कुछ हो सकता है, कुछ गेन और लॉस हो सकता है? जी, इसमें राजनीति के संबंध में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। इसमें साफ हाउस को चलाना तो ये सरकार का काम है, स्पीकर का काम है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम है। तो पिछले दिनों जो हो रहा है पार्लियामेंट में, ये हो रहा है कि ऑपोजिशन हल्ला कर रही है और सरकार और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन को कुछ स्पेस ही नहीं दे रही है कि वो चुप बैठे। पहले ही दिन अगर या दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रधानमंत्री एक छोटा सा स्टेटमेंट भी अगर दे देते डिमोनेटाइजेशन पे और फिर हाउस चलता, तो हाउस अभी तक कुछ बिजनेस भी ट्रांसैक्ट कर जाता। तो ना प्रधानमंत्री आए, ना उन्होंने बात की, तो अपोजिशन तो
बहुत ही सामान्य सी बात है कि वो ट्रेजरी बेंचेस के सामने आके अपोजिशन भी थोड़ा एग्रेसिव हो गई है, ट्रेजरी बेंचेस के सामने आकर वो चिल्ला रही है और वो हाउस कंट्रोल में ही नहीं रह रहा है। जो आज आडवाणी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हाउस कंट्रोल, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो सूझबूझ से अगर अपोजिशन को साथ में लेते हैं, उन्हें थोड़ा स्पेस दे पाते हैं, तो हाउस थोड़ा ढंग से चल भी पाता। लेकिन वो नहीं हुआ, ना ही स्पीकर से ये बन पाया कि हाउस को कंट्रोल पे रखे, डिसिप्लिनरी एक्शन ले, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया जो अपोजिशन और सरकार में साफ नजर आता है कि कोई बातचीत ही नहीं है, देयर इज कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं बन पा रहा है उसमें। सरकार भी शायद इसलिए नहीं स्पेस दे रही है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में अभी भी जीएसटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो जीएसटी पे कुछ अभी तक जीएसटी काउंसिल में ही कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जीएसटी बिल अभी आना नहीं है अगले 16 तारीख तक। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जीएसटी काउंसिल पे बात आगे बढ़ जाएगी और सारा फाइनलाइज हो जाएगा और वो पार्लियामेंट में आएगा। तो सरकार को भी पता है कि जीएसटी अभी नहीं है मुद्दा पार्लियामेंट के सामने, तो अपोजिशन को किस बात का स्पेस दिया जाए, तो सरकार भी अड़ी पड़ी है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है, अगर आर्थिक मुद्दों पर अगर चर्चा होनी है तो इसमें बहुत ये जो कहानी है डिमोनेटाइजेशन की, ये एटीएम क्यूज के बाहर निकल चुकी है जी। टीवी में अभी भी सिर्फ एटीएम क्यूज ही नजर आते हैं। टीवी पर देखने को बहुत सारा लोगों की लाइनें, लंबी कतार वही नजर आ रही है, लेकिन जो आर्थिक मुद्दों पे जो असर पड़ रहा है और कई सवाल जो लोगों के दिल में, दिमाग में हैं कि क्या हो रहा है डिमोनेटाइजेशन के होते हुए, उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं सिर्फ 2-3 सवाल कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि कितना नया करेंसी अभी तक सिस्टम में वापस आया है, उसका जवाब ना सरकार से मिला है हमें, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिला है, जिन्होंने आज उनकी बाई मंथली की पॉलिसी स्टेटमेंट हुई थी, तो आरबीआई गवर्नर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अभी तक नया करेंसी कितना आया है मार्केट में, लोग क्यों अभी भी एटीएम्स के बाहर खड़े हैं, या तो फिर एटीएम्स के बाहर आपको कोई लाइन नहीं दिखती क्योंकि एटीएम्स में कैश नहीं है बहुत जगह पर। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिसपे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। दूसरी, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से सीधा सवाल ये किया जाए कि दिसंबर 30 को ये जो लिमिट लगाई हुई है हफ्ते की या महीने की या दिन की विड्रॉल लिमिट लगाई है जो 10-24 हजार रुपया है, वो लिमिट निकाल दी जाएगी क्या दिसंबर 30 को? तो उसका भी बहुत सीधे तरीके से जवाब नहीं आया है रिजर्व बैंक गवर्नर से और रिजर्व बैंक से। उन्होंने कहा कि ये चीज हम कंटिन्यूअसली रिव्यू कर रहे हैं, 1 महीना हो गया है अभी भी रिव्यू कर रहे हैं कहते हैं, और ये बिल्कुल निश्चित तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि 30 तारीख के बाद जो मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है वो मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। इसका खुला जवाब अभी तक न सरकार दे पाई है न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे पाई है जी। बाकी तो आर्थिक मुद्दे काफी है, जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आर्थिक मुद्दों पर अब शायद ये बहस आगे ही नहीं बढ़ रही है क्योंकि नोटबंदी को लेकर जो मूल मुद्दा था जिस पर सदन में चर्चा होनी थी वही नहीं हो पा रही है। अखिलेश, अब महीना पूरा हो गया है नोटबंदी के ऐलान को, जैसा कि वैद्यनाथन कह रहे हैं कि सरकार को लगता है कि अभी इसको अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी क्यों स्पेस दे वो विपक्षी दलों को। लेकिन क्या इस वक्त सरकार वाकई कोई बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं है? वो चाहती है कि ये हंगामा होता रहे क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं है इस सेशन में? बिल्कुल सही बात है कि कोई महत्वपूर्ण बिल नहीं है, जैसा कि उन्होंने वैद्यनाथन ने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। सरकार की कोशिश थी कि इस विंटर सेशन में इसको पास कराया जाए, लेकिन जब तैयारी नहीं, कोई सहमति नहीं बन पाई, कितना दर रहेगी, तो फिर जाहिर है कि बिल तो अभी नहीं आना मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी बात यह, सरकार को ये सूट भी करता है क्योंकि सरकार को ये लगा है कि देश भर में जनता का समर्थन उसके साथ है, इस फैसले के साथ है, कम से कम सरकार को ऐसा लगता है। बाकी जमीन पर क्या हालात है वो हम और आप सब अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन सरकार को इस बात का विश्वास है कि जनता उसके साथ है। तो इसीलिए वो इस वक्त विपक्ष को एक तरफ आइसोलेट करने की जो उनकी रणनीति है वो भी उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं दिखाना, जैसा कि प्रधानमंत्री के बयान पर एक विवाद भी हुआ कि उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो काले धन का साथ दे रहे हैं, काले बाजारियों का साथ दे रहे हैं। उस पर विपक्ष ने बुरा माना, विपक्ष ने बुरा माना। विपक्ष ने कहा कि आपने हमें काला धन का समर्थक बता दिया कि हम लोग तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो उस पर वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है कि वो विपक्ष को नोटबंदी के खिलाफ दिखाए, इसलिए बार बार विपक्ष को ये सफाई देनी पड़ती है कि हम विरोध इस बात को कर रहे हैं कि हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, जनता को जो परेशानी हो रही है उसके हम खिलाफ हैं। तो ये बीजेपी को सूट करता है। लेकिन चूंकि 14 दिन अब हो चुके हैं और अब ये एक आखिरी हफ्ता शीतकालीन सत्र का अगले हफ्ता बचा है, तो इसलिए कोशिश जरूर की जा रही है कि एक रास्ता निकाला जाए। जहां तक बहस का सवाल है, ये बात बार बार अभी पैनल के डिस्कशन में है कि पीएम नहीं आए, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बुधवार को जब प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में उनका प्रश्नकाल होता है तब लोकसभा में मौजूद थे, गुरुवार को जब राज्यसभा में होता है तब वो मौजूद रहे, प्रश्नकाल में भी रहे, उसके बाद लंच के बाद भी आए। तो सरकार की ओर से कहा भी गया, वित्त मंत्री की ओर से, कि प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, बहस चाहे तो आप शुरू करा दीजिए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया विपक्ष के ऊपर कि आप गोल पोस्ट बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना था कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे अपने बयान के लिए तब तक आप बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात विपक्ष की मांग ये थी कि आपको पूरे समय बैठना होगा। उस पर वित्त मंत्री का ये कहना था कि ये कहीं नहीं होता कि प्रधानमंत्री पूरे समय बहस में बैठे। 1992 के बाद से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। लेकिन जहां तक विपक्ष की एकता की बात की जा रही थी, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष इस मामले को लेकर के एकजुट है, क्योंकि लोकसभा में भी जब आज बहस शुरू हुई है तो टीआरएस के जो नेता हैं उनकी ओर से जितेंद्र रेड्डी, उनका नोटिस था, उनसे बहस शुरू करने के लिए कहा गया था, तो वो शुरू करना चाहते थे, उनको रोका गया। इस पर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीन पार्टियां विपक्ष की अलग है। बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब चाहती हैं कि बहस हो, और यही वजह कि जब आइसोलेशन इन तीन पार्टियों का हुआ है उसके बाद थोड़ा सा इनका रुख भी नरम पड़ा है। स्पीकर से मुलाकात करके ये कहा इन पार्टियों ने कि अब वो तैयार है, वोटिंग वाले नियम के तहत ही चाहे ना हो बहस, लेकिन कम से कम बहस शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको लगता है विपक्ष इससे मानेगा? इस जो सरकार तो तैयार है, स्पीकर भी ये ऐलान कर चुकी है हाउस सदन के अंदर ही कि वो बिना नियम के बहस कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि कल 1 महीना पूरा हो रहा है, एक वो चाहते हैं कि ब्लैक डे मनाया जाए, तो कल महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद भवन के सामने उस पर उनका विरोध प्रदर्शन होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सोमवार मंगलवार की छुट्टी आ गई है तो सिर्फ 2 या 3 दिन बचते हैं, तो उसमें बहस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पीएम अपनी ओर से जवाब देंगे। आज संसदीय दल की बैठक में भी पीएम ने कहा है कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया।